नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों का सफर में। आज की कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग माँ की नहीं, बल्कि हर उस माँ की है जिसने अपने बच्चों के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर दिया, अपना सब कुछ दे दिया और बदले में क्या पाया। बुजुर्ग होना क्या वाकई एक बोझ है, या ये समाज की सोच का पतन? इस कहानी में है भावनाएं, अफसोस, आत्मबोध और एक ऐसा मोड़ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिल को छू लेने वाली कहानी। जब मां बोझ बन गई। सिर्फ कहानियों का सफर पर। वो सुबह कुछ अलग थी, जैसे घर की दीवारें भी आज कुछ कह रही थीं, जैसे किसी ने आहट की हो और वो दिल के भीतर तक उतर गई हो। राधिका अपनी सासू माँ को नाश्ता देने के लिए उनके कमरे की ओर जा ही रही थी कि उसके कानों में एक ऐसी बात पड़ी जिसने उसके पैरों को जड़ कर दिया। उसकी सास प्रमिला देवी अपने बेटे अभय से कह रही थी, देखो बेटा, गौरी ने अपना पुश्तैनी घर बेचकर जो पैसे दिए थे उससे ही तो यह नया मकान बना है, लेकिन अब उसे यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं। यह घर कोई वृद्धाश्रम नहीं है, वह अब हमारे लिए बोझ बन चुकी है। साफ साफ कह दो उसे कि अब वो वृद्धाश्रम चली जाए। राधिका की आंखों में एकदम से नमी उतर आई। उसकी माँ गौरी देवी, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी सिर्फ इसलिए दे दी थी ताकि अपनी बेटी के साथ आखिरी दिनों में चैन से रह सकें, उन्हें अब बोझ कहा जा रहा था। राधिका का दिल अंदर से टूट गया। उसकी आंखें भर आईं और वह धीरे से पीछे हटकर अपने कमरे में लौट गई। नाश्ता वह पहले ही डाइनिंग टेबल पर रख चुकी थी। थोड़ी देर बाद अभय कमरे में आया और राधिका को रोते हुए देखा तो चौंक गया। अरे तुम रो क्यों रही हो राधिका? राधिका की आंखों में गुस्से और दर्द की मिलीजुली झलक थी। वह बोली, तुम लोग माँ बेटा मिलकर क्या सोच रहे थे? मुझे सब सुनाई दिया है। क्या अब मेरी माँ तुम्हारे लिए बोझ बन गई? जब वो अपना घर बेचकर पैसा लाई थी तब तो तुमने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए थे। अब सब दिखावा था ना? तुम भी औरों की तरह निकले। मतलबी। उसकी आवाज गले में अटकने लगी। वह रोते रोते चुप होने लगी। तभी अभय धीरे से उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी ठोड़ी उठाकर बोला, इतने सालों में तुमने मुझे इतना ही जाना राधिका? तुमने जो सुना वह पूरा सच नहीं है। माँ चाहे कुछ भी बोले, क्या मैं वही करने लगूं? मैं उतना ही सम्मान करता हूँ तुम्हारी माँ का जितना अपनी माँ का। लेकिन माँ मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो वो खुद कह देंगी। इसलिए मुझे एक योजना बनानी पड़ी ताकि उन्हें एहसास हो सके कि किसी का बुजुर्ग बोझ नहीं होता। इतना कहकर उसने धीरे से अपनी योजना राधिका के कान में कही। राधिका का चेहरा आश्चर्य और राहत से खिल उठा। वह रोते रोते अभय के सीने से लग गई। उधर प्रमिला देवी सोच रही थी कि नाश्ता करके समधन गौरी से कह दूंगी कि अब उन्हें वृद्धाश्रम जाना होगा। वह डाइनिंग टेबल पर आई और बोली, बहू जरा नाश्ते की प्लेट तो लगा दो। राधिका ने अपने आंसू पोंछे, चेहरा ठीक किया और बाहर आई। उसने सास को नाश्ता दिया, फिर एक प्लेट में नाश्ता निकालकर अपनी माँ को ऊपर के कमरे में देने के लिए जाने लगी। यह देखकर प्रमिला देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अभी घर के लोग नाश्ता कर भी नहीं पाए और तू अपनी माँ के लिए प्लेट सजाकर चली जा रही है। राधिका बहुत शांति से बोली, मम्मी जी, मैंने आपको तो नाश्ता करने से नहीं रोका। आप आराम से नाश्ता करिए, मैं अभी आती हूँ। कहकर वह सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। प्रमिला देवी गुस्से से अभय की ओर मुड़ी। देख रहे हो बेटा, अपनी माँ के लिए ये मुझे नजरअंदाज कर रही है। अभय मुस्कुराते हुए बोला, माँ, इसमें क्या बुरा है? क्या वो अपनी माँ को नाश्ता नहीं दे सकती? आप चुपचाप अपना नाश्ता कीजिए। थोड़ी देर बाद प्रमिला देवी के फोन की घंटी बजी। उधर से रोती हुई आवाज आई, बेटी, मैं तो बर्बाद हो गई।
तेरे भैया ने मेरी सारी जमीन बिकवाकर घर बनवाया और अब मुझे ताने देता है। बोलता है कि वृद्धाश्रम चली जा, अब माँ की जरूरत नहीं। प्रमिला देवी स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह बोली, क्या? भैया ऐसा कैसे कह सकता है? मैं अभी आती हूँ माँ। वह उठीं और अभय से बोली, चलो मुझे अपने मायके ले चलो। अभय चुपचाप खड़ा हो गया और माँ के साथ बाहर निकल गया। राधिका हैरान रह गई। माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? प्रमिला देवी बोली, थोड़ा जरूरी काम है। राधिका शांत रही, लेकिन उसका मन अब भी भारी था। उधर घर के कामकाज में वह जुट गई। उसे अब अभय पर पूरा भरोसा था। जब प्रमिला देवी अपने मायके पहुंची तो आंगन में उनकी माँ रोती हुई बैठी थी। उन्होंने अपनी भाभी और भाई को बुलाकर खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन उनके भाई ने दो टूक कहा, अगर इतनी ही फिक्र है तो अपनी माँ को अपने साथ ले जाओ। प्रमिला देवी ने कहा, हाँ मैं माँ को ले जाऊंगी, लेकिन आज तुम्हारी सोच पर शर्म आ रही है मुझे। तभी अभय बोला, माँ आपने भी तो यही कहा था ना कि समधन जी बोझ हैं। अब मामा जी ने अपनी माँ को बोझ कह दिया तो गलत क्या है? जब आप खुद एक माँ को बोझ मान सकती हैं तो फिर दूसरों को क्या दोष? प्रमिला देवी चुप रह गईं। अभय ने आगे कहा, वृद्धाश्रम सबके लिए खोल देते हैं, चलिए सबको वहां भेज देते हैं, और फिर जब आप बूढ़ी होंगी तो आपको भी वहीं भेज दूंगा। सब एक साथ आराम से रहेंगे। प्रमिला देवी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, मैं अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजूं? ये मैं कैसे सोच सकती हूँ? अभय व्यंग्य से बोला, लेकिन माँ यह सोच आपने खुद दी है हमें। जब आप किसी की माँ को बोझ समझ सकती हैं, तो क्या दूसरों को अधिकार नहीं है आपको वैसा ही समझने का? मैंने वही सीखा जो आपने सिखाया। प्रमिला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी माँ दामिनी देवी बोली, बेटी जब कोई माँ सब कुछ लुटा देती है अपने बच्चों के लिए, तो क्या वो बुढ़ापे में बोझ हो जाती है? अब प्रमिला देवी का सिर झुक गया। वह कांपती आवाज में बोली, नहीं माँ, अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। गौरी जी को कोई घर से नहीं निकालेगा, और आप भी मेरे साथ चलिए। और अभय, माफ कर देना बेटा। अभय मुस्कुरा उठा। तभी मामा जी बोले, अगर तुम अपनी माँ को रख सकती हो तो मैं भी अपनी माँ को रख सकता हूँ। और हाँ, यह सब योजना अभय की थी। उसी ने मुझसे कहा कि अगर प्रमिला को उसकी गलती का एहसास कराना है तो ऐसा करना होगा। प्रमिला देवी हैरानी से अभय की तरफ देखने लगी। अभय बोला, माँ जब आप अपनी माँ के लिए इतना दर्द महसूस कर सकती हैं, तो क्या राधिका अपनी माँ के लिए नहीं कर सकती? बुजुर्ग तो आशीर्वाद होते हैं माँ, बोझ नहीं। दामिनी देवी ने राधिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा बुजुर्गों का सहारा बनना सौभाग्य होता है, और तुम दोनों सच में बहुत भाग्यशाली हो। सबके चेहरे पर एक मुस्कान थी। प्रमिला देवी ने हाथ जोड़कर कहा, अब कभी किसी माँ को बेइज्जत नहीं करूंगी, और राधिका की माँ हमारे घर की इज्जत है, हमारी जिम्मेदारी है। तभी भाभी बोली, अब सब चलिए, मैंने सबके लिए गर्मा गर्म पूरी सब्जी बनाई है। सब एक साथ घर के भीतर गए। प्रमिला देवी के मन से अब बोझ हट चुका था। उन्होंने अपने कान पकड़ते हुए राधिका से माफी मांगी। उधर अभय ने फोन पर राधिका को सारी बात बताई। राधिका की आंखें खुशी से भर आईं। उसने अभय को ढेर सारा धन्यवाद कहा। दोस्तों, बुजुर्ग हमारे जीवन की जड़ होते हैं। अगर जड़ें सूख जाएं, तो जीवन की शाखाएं कभी फल फूल नहीं सकती। हम जैसा अपने बड़ों के साथ करेंगे, वैसा ही कल हमारे साथ होगा। तो आप बताइए, क्या आपने कभी अपने या किसी और के घर में बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार होते देखा है? क्या आपको लगता है कि आज के ज़माने में वृद्धाश्रम आखिरी रास्ता बन चुका है, या हम अब भी कुछ बदल सकते हैं?
कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों का सफ़र चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।